हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए आप। जी। आज हमारे साथ हैं अनीता मैम। अनीता मैम हमारी स्कूल की मेंटर हैं। पहला इंट्रोडक्शन इनका। और वैसे अनीता मैम आर्मी स्कूल में 30 साल से भी ज्यादा इनको हो गए हैं। ये आर्मी स्कूल में है। और वहाँ पे ये बहुत लीडिंग रोल्स में है। नीता मैम हिंदी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। बेस्ट टीचर अवॉर्डी है। जो आवा प्रोग्राम्स हैं, आवा होता है वेलफेयर एसोसिएशन, विमेन वेलफेयर एसोसिएशन, वहां पर भी प्रोग्राम्स लेती हैं। और मैम टीचिंग की वर्ल्ड में एक बहुत ही डायनामिक नेम है अनीता मैम का। क्योंकि ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल टीचर है। एक्सेप्शनल टीचर इन द सेंस कि अम, इनको इतने साल हो गए हैं इस फील्ड में, आज तक कभी इन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं करी। तो और जिद्दी से जिद्दी, टेढ़े से टेढ़ा बच्चा या कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो बच्चों के साथ, उसको उन्होंने टैकल किया है। अनीता मैम अ, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ की काउंसलिंग टीम का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और काउंसलिंग के लिए भी इनके पास इन्होंने काउंसलिंग स्किल्स भी सीखी हुई हैं। और जैसे मैंने बताया कि मुश्किल से मुश्किल केस आ जाए, अनीता मैम उसको सॉल्व करती हैं अपनी सिर्फ पेशेंस से, अपने बहुत ही वंडरफुल काउंसलिंग के तरीकों से। तो एक इनका ये एंगल है, और दूसरा टीचिंग में भी इनका ये एंगल है कि ये इस तरीके से पढ़ाती हैं कि इनका जो रिजल्ट है 10th का, वो हमेशा 100% रहता है। अब 100% में भी मतलब पास तो सारे बच्चे हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100% में भी इनके बच्चे जो अचीव करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने ये ऑल इंडिया डिबेट्स करवाती हैं, और डिबेट्स में हमेशा इन्हीं की टीम जीतती है। मैंने देखा है मैम को इतने बड़े बड़े वो चेक, वो अवार्ड्स जो मिलते हैं। और एपीएस में भी टोटल आर्मी स्कूल्स इंडिया में 135 आर्मी स्कूल्स हैं। और जब उनका इंटरनल कंपटीशन भी होता है तब भी अनीता मैम के सिखाए हुए बच्चे ही जीतते हैं बहुत बारी। फर्स्ट अवार्ड आते हैं डिबेट में इनके। तो इनका ऐसे मैं इंट्रोडक्शन देती रहूंगी तो बहुत ही लंबा है। उनकी अनीता मैम की जो बेटी है नवेदिता, नवेदिता की अभी शादी हुई है। नवेदिता एक बहुत ही डायनामिक टीचिंग वर्ल्ड में, वो भी बहुत चेंजेस लेके आ रही हैं। जो आजकल ऑल्टरनेटिव स्कूल्स का सिस्टम शुरू हो गया है, तो नवेदिता जो ऑल्टरनेटिव स्कूल्स के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो उनके लेसन प्लान्स और भी हाई लेवल के हैं। और अनीता मैम के जो बेटे हैं वेदांश, वो हमारे ग्रुप में पहले आ भी चुके हैं, उनसे भी हमने बात करी थी। वो नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर है और कोचिंग भी करते हैं। तो वो पूरे इंडिया में घूम घूम के जहाँ जहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं। तो दिस इज द क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड ऑफ अनीता मैम। और आज हमने उनको इनवाइट किया है नई शिक्षा नीति जानने के लिए कि इंडिया के अंदर कैसे एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो अभी आप सबके बच्चे छोटे हैं, जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो स्कूलिंग के सर्टिफिकेशंस वगैरह और आगे की पढ़ाई और एकेडमिक्स बढ़ेगा। तो अभी इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो जब ये बड़े होंगे तो ये सारे चेंजेस और इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, है ना। तो वो उसके लिए हमें क्या क्या जानने की जरूरत है, वो आज हम अनीता मैम से जानेंगे। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो अगर आज नहीं भी फिनिश हुआ तो हम अनीता मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार और, हम उनको तंग करेंगे कि आप एक बार और आए और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दें। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसपे बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं मुझे मैं पहले से।
लग रहा है ना? तो पहले हम अनीता मैम की बातों को सुनेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन प्लान, तो अच्छी बात है। नहीं तो मैंने अनीता मैम से रिक्वेस्ट करी थी कि वो हमें बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक से हमको पॉइंट्स बताएं कि ये क्या है। और आर्मी पब्लिक स्कूल में जितनी भी नई चीजें एजुकेशन वर्ल्ड में आती हैं वो सारी इम्प्लीमेंट होती हैं, और उसमें अनीता मैम बहुत खास है। मतलब जितनी भी नई चीजें एजुकेशन में आती हैं इंडिया के अंदर, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वहां पर भी वो सीनियर लेवल पे वो ये सब चीजें देखती हैं। तो शी इज अ वेरी गुड पर्सन जिनसे हम ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो इस सेशन को बहुत इम्पोर्टेंट सेशन समझ के अटेंड करिएगा आप सब, और जो भी पॉइंट्स हैं आप नोट करिएगा, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच में आप नोट करिए। और जब अनीता मैम का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए फिर आप उसको पूछिए, ठीक है? अनीता मैम आपसे निवेदन है, अभी आप बताएं हमें नई शिक्षा नीति क्या है। हरे कृष्णा। थैंक यू, आज मुझे आपने अपने आप से मिलाया। शायद मैं अपने आप से इतना नहीं मिल पाई कभी जितना आप आज इतना आपने मुझे काम में बताया। व्यस्त रहते तो आपको अपनी खूबियां नहीं पता है। नहीं, खूबियां नहीं, बस करती हूँ मैं जो भी मन होता है या बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो पर आपने ये मौका मुझे दिया, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू कि मैं एक बार फिर से नई शिक्षा नीति पर बात करने के लिए मुझे मौका मिला। क्योंकि जब नई शिक्षा नीति बन रही थी उस समय भी हम लोगों को ये पॉलिसी भेजी गई थी सारे स्कूल्स को कि टीचर्स उस पर रिव्यू करें और अपने पॉइंट्स दें। तो उस समय भी हमने इस पे बहुत काम किया था कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं या कैसे चीजें देख सकते हैं। तो वो भी चल रहा था। तो अभी हम थोड़ा इस तरफ, अभी बस मैं सबसे ऐसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको पता, किसी को भी एनईपी के बारे में कुछ पता है, बेसिक चीज, तो क्या पता है, ऐसा मैं जानना चाहती हूँ। किसी को कुछ पता है तो कोई बताना चाहता है या बोलना चाहता है। आनंद किशोरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी अरे संस्कृत का पता है कि संस्कृत हम्म मैंडेटरी है और जल्दी से मतलब अर्ली क्लासेस में ही स्टार्ट करी जाएगी। तो इसके बारे में एक हम्म सुना था। हम्म, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये सुना था कि 2 रीजनल लैंग्वेजेस एटलीस्ट होनी चाहिए, जैसे फ्रेंच जर्मन वगैरह थर्ड लैंग्वेज होती थी। अभी हम्म समथिंग लाइक दैट इंग्लिश विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। हम्म लेकिन 2 रीजनल लैंग्वेजेस एटलीस्ट होनी चाहिए और उसमें संस्कृत मानी जाती है। तो हम्म उस वजह से संस्कृत की बहुत अभी किड्स आर टेकिंग अप मोर संस्कृत। हम्म ये सुना था कि लैंग्वेजेस के उसमें मैंने हम्म सुना था। हम्म, ठीक है। हम्म। संचारी माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। Madhuri, they have started adding vocational skills also, like coding and others. हाँ So जी। kids are not only studying books; they are also learning some skills so that they can, develop in this world. And हम्म, yes. बिल्कुल, ठीक है। अक्षय गौर सुंदर जी। हम्म। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मैंने आई हरे थिंक लास्ट कृष्ण। वीक आर्टिकल पढ़ा था। आई थिंक वही है, हम्म उसमें था कि जैसे अभी 10+2 तक का सिस्टम है उसको हटाकर एक नया सिस्टम लाएंगे। सम हम्म उसमें कुछ 4 तरह से ईयर्स ब्रेक कर रखे थे, कुछ आई थिंक 5 4 4 समथिंग ऐसे करके कुछ किया था। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म। प्रधान टोपी माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे। मैंने कहा कि आपकी जिस बात धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलो माता जी। हम जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्कूल में है, जो भी हमारी लैंग्वेज है, हमें उस लैंग्वेज में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। और ये बहुत हम्म जल्दी अप्लाई होने वाला है, हम्म भगवत गीता का।
हम्म। ठीक है। तो जैसा आप सबने सुना है, तो कहीं कहीं से कुछ कुछ सुना है अभी, है ना? तो एक जो सही तरीका है, या सच में क्या बदलाव आ रहे हैं आने वाले टाइम में एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में, वो सब हम आज देखेंगे। कि जैसा आपने कहा कि 10+2 का था पहले सिस्टम, और अब जो है वो उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया है, उसको टुकड़े कर दिए गए अलग अलग। जैसे हमने पहले भी देखा कि कोई चीज मुश्किल होती है तो उसको छोटा छोटा कर देंगे तो हमें आसान होता है समझना। तो ऐसे ही 10+2 को उन्होंने 4 स्टेजेस में बदल दिया। और 4 जो है वो है 5+3+3+4। ये नर्सरी से लेके 12th तक की एजुकेशन, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5+3+3+4। 5 वाला जो है वो फाउंडेशन स्टेज है। और फाउंडेशन स्टेज को 3 साल से 8 साल तक का माना गया है। कि 3 साल से बच्चा जब शुरू करता है स्कूल जाना, तो उसे बाल वाटिका भी कहा जाता है। और उस समय जब बच्चा वहां गया स्कूल, तो उसकी फाउंडेशन स्टेज है। और ये हम मानते हैं, और साइकोलॉजी में भी बताया गया है कि 6 साल तक बच्चे की नींव रखी जाती है। और अगर नींव मजबूत है तो ही उस पर इमारत हमारी खड़ी रह सकती है। और अगर ये नींव ही मजबूत नहीं है, हमारा बेस ही सही नहीं बनेगा, तो आगे बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। तो इन 5 जो साल हैं, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, और उसमें कुछ बदलाव किए गए। और जो बदलाव है वो है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। रीडिंग राइटिंग पर ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कि एक्टिविटी के थ्रू बच्चे सीखें, जिसमें आया FLN। FLN का मतलब है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। कि केवल बच्चे को रीडिंग आए, राइटिंग आए और नंबरिंग आए। और ये चीजें बच्चे को उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जो बच्चे की लैंग्वेज है उस समय पर। 5 साल तक, क्योंकि बच्चा अपने घर से आता है, उसे कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है। घर में अगर तमिल बोली जा रही है तो बच्चे को तमिल में वहां से पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चा वहां पर अंग्रेजी बोल रहा है तो वहां अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। तो जो भी रीजनल, जो उसकी घर की लोकल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाने की व्यवस्थाएं की गई, ऐसा वहां पे बताया गया। उसके अलावा विद्या प्रवेश में जो किया गया कि जो फर्स्ट क्लास है बच्चे की, वहां पर 6 महीने तक बच्चे को बुक या कॉपी पे नहीं लिखवाया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड ओरल पहले कराया जाएगा 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के बाद राइटिंग और रीडिंग शुरू करेंगे। और रीडिंग भी स्टोरी बेस्ड शुरू होगी पहले। जितना भी हो स्टोरी के थ्रू हम सीखेंगे, सिखाएंगे बच्चे को। और उसपे CBSE ने एक और चीज ऐड की, बैगलेस डे। बैगलेस मतलब उस दिन बच्चा बैग नहीं लाएगा। और बैगलेस डे में वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। जैसे स्कूल की लाइब्रेरी देखने जा रहा है, स्कूल में हम कहीं प्लांट्स देखने जा रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करे चीजें। खेले ग्रुप में, टीम में, तो टीम का मतलब उसे समझ आएगा। सामूहिक गतिविधियां करी जाती हैं उस समय। तो ऐसी एक्टिविटी प्लान की जाती है जहां पर वो ग्रुप एक्टिविटी में काम करना सीखे, और साथ ही वो देखे कि कैसे उसके स्किल को विकसित किया जा सके। केवल रीडिंग राइटिंग के अलावा भी वो दुनिया में चीजें देखे और जाने। नेचर वॉक के लिए लेके जाते हैं, कि नेचर वॉक में वो बच्चा बहुत सारे फ्लावर देख रहा है, पेड़ पौधे देख रहा है, टच करके वो टेक्सचर को महसूस करता है। तो उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, उन पर भी वो काम किया जाता है वहां पर। और उसके बाद 3 जो आता है, 5 के बाद 3+3, तो थर्ड के बाद
बच्चा नर्सरी से लेके थर्ड तक पहुंच गया, थर्ड के बाद वो आता है, तो फिर वहां पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ वहां पर बच्चे को रीडिंग राइटिंग सिखाई जाती है। और रीडिंग राइटिंग में वो स्टोरी बेस्ड है, एकेडमिक्स के साथ साथ वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग उस पर भी ज्यादा बल दिया गया। और क्रिटिकल थिंकिंग है, जैसे हम बहुत सुनते आए हैं, खरगोश और कछुए की कहानी सबने सुनी होगी कि खरगोश था कछुआ था। अब उस कहानी में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि हम कैसे बच्चे को सोचने पर विवश करें कि इसमें अगर ऐसा होता तो क्या होता। अगर कछुआ नहीं जीतता तो कौन जीतता, ऐसे एक सोचने के लिए बच्चे को हम टास्क दे देते हैं। और अगर इस कहानी में तुम कुछ बदलाव कर सकते हो तो क्या करोगे, तो वो क्रिएटिविटी है बच्चे की। तो वो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए भी हम स्टोरी में, और ये इस तरीके से केवल ये यहाँ से तो फाउंडेशन शुरू हो रही है। और आगे चल करके ये चीजें जो हमारी रटंत विद्या थी पहले की, रट करके केवल हम काम कर लेते थे, तो वो रटने की जो कला है वो खत्म हो और बच्चा खुद सोचे, खुद समझे, खुद निर्णय ले, उसके लिए तैयार करे, वो बहुत जरूरी है। तो उस चीज के लिए बच्चे को वहां पर तैयार किया जा रहा है। तो अब बुक से सीधे क्वेश्चंस नहीं है कि राम कौन था, सीता कौन थी, या क्या हुआ था। अब क्वेश्चन है कि अगर आप वहां पर होते तो क्या करते, अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो क्या बदलना चाहेंगे, या आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप क्या करेंगे, या उन्होंने ऐसा किया तो आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, या आप उसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं। तो वो सारी चीजें उस तरीके से क्वेश्चंस किए गए। क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा वो दिया गया। और उसके अलावा वहां पर जो दिया गया क्रिटिकल थिंकिंग के साथ स्किल बेस्ड, कि बच्चे में स्किल डेवलप, इसके लिए अलग से सब्जेक्ट डाले गए हैं। कुकिंग है, फार्मिंग है, मैकेनिकल मशीन से है कि आप कुछ, बच्चे को इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो जैसा बच्चे का इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए बच्चे को स्किल्स सिखाए जाए। में है तो म्यूजिक में वो क्या इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है तो वो भी कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें वहां पर उसमें शामिल की गई। जब 3+3 के बाद 4 में बच्चा जाता है, तो 4 में जाकर के बच्चे का 9 to 12, जो संस्कृत वाली बात कही, तो संस्कृत जो है वो 9th में कंपलसरी है। संस्कृत 9th तक आ गई है, 6 से शुरू होगी। अर्ली स्टेज में संस्कृत नहीं है, 6 से शुरू होकर के 9th तक की गई है। और अगर बच्चा चाहता है तो 10th में बोर्ड दे सकता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, कंपलसरी नहीं। इसकी जगह बच्चा कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहता है तो वो भी सीख सकता है। तो 3 लैंग्वेजेस का कंसेप्ट 9th में किया गया है। पर अभी स्कूल्स में बाकी दूसरी भाषाओं के उतनी टीचर्स नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, तो उस तरफ ज्यादा रुझान नहीं है। तो संस्कृत के टीचर्स हैं स्कूल में और वो आसानी से उपलब्ध है, तो इसलिए संस्कृत को ही अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा वहां पर भी कौशल विकास के लिए वोकेशनल कोर्सेज हैं, कोडिंग को ऐड किया गया है, कोडिंग सिखाई जा रही है बच्चों को।
और वो 6th से शुरू हो गई। तो कोडिंग, क्योंकि आगे आने वाला समय एआई का जमाना है और टेक्निकल चीजें विकसित हो रही हैं, तो उसके साथ साथ कोडिंग भी शुरू की गई। कोडिंग के अलावा बच्चा वोकेशनल कोर्स में कहीं पे ट्रेनिंग लेना चाहता है, कुछ भी सीखना चाहता है, पॉटरी करना चाहता है, तो वो ट्रेनिंग दी जाएगी उसको, वो वहां भेजा जाएगा, इंटर्नशिप कराई जाएगी बच्चे को, छुट्टियों में इंटर्नशिप के लिए भी जाएगा बच्चा। और साथ ही एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और उसमें सस्टेनेबल लाइफ के बारे में ज्यादा उसको बताया जा रहा है कि हम कैसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख कर अपने जीवन को सरल, सहज और सुगम बना सकते हैं। तो वोकेशनल कोर्स को शामिल किया गया है 9th 10th में। 11th 12th में जो हमारा हम साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, वो अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अभी ये साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी की बाउंड्रीज खत्म कर दी गई। अभी बच्चा अगर बायो के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है। अगर बच्चा मैथ के साथ, फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है। तो अब स्ट्रीम नहीं है आगे कि साइंस है, फिजिक्स है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटी, वो अलग अलग नहीं है। अब बच्चा जो चाह सकता है पढ़ना, या जिस तरफ वो जाना चाहता है, जहां उसका इंटरेस्ट है, वो जा सकता है। वो किया गया है। उसके अलावा कॉलेज, स्कूल तक का 360 डिग्री इवेल्युएशन रखा गया है। 360 डिग्री में स्कूल भी करेगा, पेरेंट्स भी करेंगे, और सोसाइटी का भी है। तो अब बच्चे को सोशल वर्क, सोसाइटी से कनेक्ट करने के लिए, कि आपकी सोसाइटी में आपने कौन से ऐसे काम किए हैं। तो बच्चा बड़ा हो जाता है तो बड़े बुजुर्गों के साथ मिलना, उनके साथ बातचीत करना, या उन्हें कुछ सिखाना, जैसे फोन का, सोशल मीडिया के बारे में बताना, उनके साथ एक्टिविटीज करना। तो उस सब का भी उसमें एक मार्क्स रखे गए हैं 360 डिग्री एवेल्युएशन। वहां पे पूरा बच्चे का मूल्यांकन केवल इस बात पर नहीं होने वाला है कि स्कूल में कितने मार्क्स उसने लिए, बल्कि अब उसका इवेल्युएशन इस बात पर भी होगा कि वो सोसाइटी में कैसे लोगों से मिलता है, कैसे बात करता है, साथ ही पेरेंट्स के साथ क्या है। अब पेरेंट्स, आपने देखा होगा स्कूल जाते हैं तो कि ये नहीं करता है, ये सुनता नहीं है, मानता नहीं है। तो वहां पर भी ये चीजों को ध्यान में रखते हुए कि पेरेंट्स और टीचर, पेरेंट्स और सोसाइटी और बच्चा, अब ये 3 एंगल पे उसका असेसमेंट होगा। तो वो वहां पर भी थोड़ा और सोशल वर्क की तरफ भी जाएगा बच्चा, वहां पर भी वो अपने आप को जोड़ पाएगा। ये किया गया। साथ ही ग्रेजुएशन में चीजें जो की गई है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर तो दिया ही गया है, और ग्रेजुएशन में अब एंट्री और एग्जिट, ये 2 चीजें वहां पे शुरू की गई है। एंट्री मतलब आपको बीटेक करनी थी, और बीटेक में 1 साल करने के बाद आपको लगता है कि अब मेरा मन नहीं लग रहा, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे कुछ और करना है। तो वो बच्चा 1 साल करके छोड़ सकता है, किसी और जगह जा सकता है, और वो उसका 1 साल बेकार नहीं होगा। वो 1 साल उसका सर्टिफिकेट उसको मिलेगा वहां पर, और वहां पर वो आगे से पढ़ाई शुरू करेगा। एंट्री और एग्जिट का ये दिया गया है, तो दूसरे कोर्स में उसको एंट्री मिल जाएगी, और वहां पर उसको सर्टिफिकेट, अगर उसने 2 साल का किया है तो वो डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा माना जाएगा कि उसने उसमें डिप्लोमा कर लिया। अगर उसने 3 साल का किया है
तो वो रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, और अगर 4 साल का करता है तो डिग्री मिलेगी। तो वो एंट्री और एग्जिट की सुविधा वहां पर दी गई है। कितनी बार होता है बच्चा, लगता है जब 1 साल पढ़ाई करता है कि मन नहीं लग रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 साल बाद उसे कुछ और करने का मन होता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, तो वहां पर उसको एंट्री एग्जिट के लिए दिया गया है, उसको ये सुविधा है वहां पर। और इसमें एक जो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी पहले के हर सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करना, कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में साइंस कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, हिंदी को कैसे जोड़ सकते हैं। अब जैसे हमने एक टॉपिक लिया पानी, और पानी पर ही हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट मिलेगा, तो मैथ में क्या मिलेगा, मैथ में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल साइंस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, साइंस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो साइंस में उसने उसकी केमिकल रिएक्शन जो भी पानी की वो है वो बता दिया। सोशल साइंस में कि पानी हमारे देश में कहाँ कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, कैसा चल रहा है, कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है। भाषा में देखें तो पानी के पर्यायवाची को लेकर, पानी पर आधारित कविताएं लेकर के, पानी पर निबंध लिख करके, पानी बचाओ पर आप एक लेख लिखकर, तो वो अलग अलग चीजें हम पानी के साथ जोड़ दिया। इन मैथ में कर रहे हैं तो पानी की नदी है, नदी की गहराई कितनी है, या पहले नदी का लेवल क्या था, आज क्या है, आज पानी का अनुपात क्या है, रेशो क्या चल रहा है, वो सारी चीजें वहां पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एक एक शब्द के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी कनेक्ट करना, जोड़ना। और ये बच्चे के लिए खुला है, मतलब एक उसको खुला आसमान दिया गया है उड़ने के लिए। पहले जो व्यवस्थाएं थी हमारी शिक्षा की, उसमें बच्चे के विकास को रोका जाता था, यानी जो भी कहा गया है बस उतना पढ़ना है और डिग्री लेनी है। तो ये नई शिक्षा नीति हमें ये बताती है कि डिग्री लेना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, या शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे में तार्किक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या का समाधान करने की क्षमता को विकसित करना। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो शायद हम उसे आगे रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। तो जब बच्चा ओपन एंडेड क्वेश्चन करता है कि आप उसकी जगह रख करके, तो वो सोचता है, तो उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती है, साथ ही उसे बोलने के बहुत मौके मिलते हैं, अपने विचार रखने के मौके मिलते हैं, या वो क्या सोचता है। और ये हम सब जानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में भिन्न होता है और बहुत प्रतिभाशाली होता है, और उसकी योग्यता और क्षमताओं को शायद हम देख नहीं पाते। हमें सिर्फ लगता है कि हमें जितना पता है वही अच्छा है, लेकिन सब लोग अपने अपने प्रतिभाएं लेकर विकसित होते हैं और जन्म भी लेते हैं, और हर एक का रुचि भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग होती है। साथ ही आप ऐसे जो प्राइमरी के लेवल पे है वहां पर पढ़ाने के लिए उन्होंने, ऐसे में एक एग्जांपल दे रही हूँ, सांप सीढ़ी में, सांप सीढ़ी गेम के थ्रू उन्होंने पढ़ना और लिखना छोड़ करके, जितना एडिशन है सब्ट्रैक्शन है वो सांप सीढ़ी के गेम में ही सिखा दिया। तो वो एक अलग तरीका है कहानी के माध्यम से भाषा विकसित करना, कहानी के माध्यम से बच्चे में तार्किक क्षमता को विकसित करना। वो इस एनईपी का सबसे बड़ा आकर्षण है।
एनईपी जो भी कह रही है वो यही कह रही है कि बच्चे को रटंत विद्या से बाहर लाएं। दूसरा, डिग्री की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। स्किल पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे में वो कौशल विकसित हो जो उसे जीवन जीने के लिए वास्तव में चाहिए। लाइफ स्किल्स पर ज्यादा बात की जा रही है और पढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी जरूरी है वो भाषा है। बाकी बच्चा अपना जो भी रुचि है, जिस विषय में रुचि है, वो आगे काम उसमें बढ़ सकता है, सीख सकता है, और वो सारी सुविधाएं देना नई शिक्षा नीति की का उद्देश्य है। और इसमें सबसे ज्यादा जो अभी थोड़ी मुश्किलें हम लोग भी फेस कर रहे हैं वो है पेरेंट्स की साइड से, कि बच्चे को लगता है कि मुझे साइंस के साथ या फिजिक्स के साथ, मैं केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ना चाहता, मैं अकाउंट्स पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, फिजिक्स के साथ अकाउंट्स करेगा तो तू जीवन में आगे क्या करेगा। वहां पे थोड़े चैलेंजेस आते हैं, तो उनके साथ हम बातचीत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि नहीं, आज जो आगे आने वाला समय है वो अब इसीलिए बदल रहा है, और उसी को देखते हुए आज नई शिक्षा नीति भी उसी पर काम करने जा रही है। तो आप भी अपने इस सोच को थोड़ा बदलो। वहां पर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बच्चों को वोकेशनल कोर्स के लिए भी पेरेंट्स जल्दी से तैयार नहीं होते कि वोकेशनल कोर्स करके क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बच्चे को स्किल पता होंगे कि अच्छा पॉटरी में होता क्या है। अगर वो आगे उसमें जाना चाहता है, अगर आगे कुछ करना चाहता है नया, तो वो कर सकता है। उसमें भी बहुत सारे हमें अवसर मिलते हैं। तो वोकेशनल कोर्स के लिए भी पेरेंट्स तैयार हो। साथ ही एनईपी को लागू करने में अभी थोड़ा समय लग रहा है, पर चीजें बहुत बदल रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, कि वो आगे चल करके क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि रटने से ज्यादा, डिग्री से ज्यादा स्किल पर ध्यान दें, और हम बच्चे को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करें, वो ज्यादा जरूरी है। और उसको खुला मंच दें, उसकी काल्पनिक शक्ति, उसकी तार्किक शक्ति, उसकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, उसको जितना हम हवा दे सकते हैं दें, जितना हम उसे खुला आसमान दे सकते हैं दें। वो बहुत जरूरी है। श्वेता मैम। जी मैम, बहुत बढ़िया आपने बताया। और हैंड रेज होना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपसे आज, है ना? तो कोई बात नहीं, अगर मैं भी कोशिश हमारे करूंगी। क्वेश्चंस नहीं भी खत्म होते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आपको फिर आप बुलाएंगे, हाँ है हाँ, ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितने भी हैं मैं कोशिश हाँ। करूंगी, जितना हम आज एक कर पाएंगे तो एक दिन और करेंगे। एक चीज मैं और चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि जी। मैंने जो देखा है, आप भी इस चीज को जानती हैं कि आप आर्मी स्कूल में इतने समय से हैं, 30 वर्ष से अधिक हो गए शायद। कितना साल हो गया मैम आपको? 32 33 ईयर्स? 32 तो कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और वैसे मैं हाँ पढ़ाते हुए तो 35 37 ईयर्स हो गए। हाँ, 37 ईयर्स से तो आप पढ़ा रहे हैं। और
32 इयर्स आपको अगर आर्मी स्कूल में हो गए तो आप मतलब दूसरे किसी स्कूल में गए नहीं है, लेकिन आप सीबीएसई स्कूल्स का आपको सारा कुछ मालूम रहता है ना। जैसे जी आपने अभी बताया कि एनईपी जब बन रही थी तब भी आप लोगों से पूछा गया, क्योंकि आर्मी स्कूल का एक अलग स्टैंडर्ड है ना। जी तो आप आप ये सब फॉलो कर रहे हैं, और मैं आर्मी स्कूल आती हूँ, देखती हूँ, और मैं दूसरे स्कूलों में भी जाती हूँ। तो जी मुझे तो ये लगता है कि भाई आर्मी स्कूल में जितना फॉलो हो रहा है वो कहीं पर मतलब उसका एक छोटा परसेंटेज भी बाकी सीबीएसई स्कूल्स में फॉलो नहीं हो रहा है। मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, और आप लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। मतलब करियर काउंसलिंग देखा जाए या बाकी चीजें देखी जाए, मैंने यहाँ पे सबसे शेयर किया था कि आपके स्कूल में कितने बच्चों की बुक्स हैं लाइब्रेरी में जी बच्चे राइटर्स हैं, उनकी बुक्स है ना। कितने हाँ जी, बच्चों की है मैम? पब्लिश होती है। कितने बच्चों की करीब बुक्स पब्लिश हुई है अभी तक? 60 बच्चों की। 60 बच्चों की है ना। तो 60। हाँ लाइब्रेरीज आपकी जी डायनेमिक हैं, आपके साइंस के जो लैब्स वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैं सबको बताना चाहूंगी कि वहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्लास के भी बच्चों को फैसिलिटी है कि अगर वो कुछ मॉडल बनाना चाहे, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे, तो उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे जाके अलग लैब्स में बैठते हैं और वहां पे सारी ये संरचनाएं वगैरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो मैम आपके स्कूल में तो एनईपी पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है और करवाया जा रहा है, लेकिन बाकी स्कूलों में तो नहीं हो रहा। और आपके स्कूल में जो आर्मी बैकग्राउंड का नहीं है, या वैसे भी इन जनरल जो सिविलियंस हैं, उनके लिए एडमिशंस बहुत मुश्किल है ना। एडमिशंस जी तो हर किसी के लिए सुविधा नहीं है कि एपीएस में जाके एडमिशन ले ले और वहां पे ये सारी सुविधाएं मिल जाए। तो ऐसे में आप क्या गाइड करेंगी कि जैसे आपको इस स्कूल के बारे में भी मालूम है, हमारा होम जी स्कूलिंग स्ट्रक्चर है, तो ये एनईपी वगैरह यहाँ पे जितने पेरेंट्स मौजूद हैं उनके लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए एनईपी को लेके, और जितना आप लोग फॉलो कर रहे हैं उतना यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हम कितना फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिए डिग्री क्या मायने रखती है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा आप उस वो वाला भी अगर हम सबको थोड़ा हाँ बताएं तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल। बाकी सबके क्वेश्चंस हाँ भी। हाँ तो इसमें मैं कहना चाहूंगी मैम कि हम स्किल पर ज्यादा ध्यान दें, कि स्किल्स सिखाएं। और डिग्री की आज कोई वैल्यू इतनी नहीं है, और 10th 12th के लिए एनआईओएस से मिल जाता है सर्टिफिकेट। आपका ये होम स्कूलिंग बहुत अच्छा है और मैं इसके बहुत फेवर में हूँ। और क्यों हूँ मैं बताती हूँ कि स्कूल जाकर के हम बच्चे को डरना सिखाते हैं। तो डर बच्चे के अंदर कभी भी उसकी जो सच में टैलेंट है, प्रतिभा है, वो बाहर नहीं आने देता। दूसरा, वो एक शेड्यूल में जो कि अब इंग्लिश पढ़ना है, अब हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो वहां उसको फ्रीडम नहीं मिल पाती है। तो वो थोड़ा होता है। तीसरा चीज है कि वहां पर आज भी अब हमारा स्कूल जितना फॉलो कर रहा है, जैसा आपने बताया, दूसरे स्कूल उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो एनईपी चाहती है। तो वो आप इस स्कूल में दे रहे हैं और आप दे सकते हैं और इस चीज को देख सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। और डिग्री के लिए एनआईओएस, और आज ये आप देखते हो कि स्किल्स जब आपके पास हैं तो आपके स्किल की वैल्यू है, डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है। हाँ जरूरी है तो आप एनआईओएस के थ्रू, और बाकी एक स्वराज यूनिवर्सिटी है, जबकि मेरे अपने बच्चों ने भी, दोनों ने, बेटे ने तो 12th भी एनआईओएस से की है और बिटिया ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की। पोस्ट ग्रेजुएशन की बजाय वो स्वराज गई, जहां पर उसे बहुत सारी चीजें सिखाई गई और स्किल बेस्ड थी सारी। तो वो डिग्री ऐसे प्रॉपर, वो डिग्री एक जो यूनिवर्सिटीज देती हैं, वो उस तरीके की डिग्री नहीं थी। लेकिन हाँ सर्टिफिकेट था, लेकिन वहां पर वो चीज
स्किल बेस्ड थी, और शायद आज वो उसी की वजह से इतना अच्छा कर पा रही है। और टीच फॉर इंडिया और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, जो डिग्री के उस पर नहीं जा रहे हैं। और कितने स्कूल्स हैं जो हम नहीं जानते, जो अभी बिटिया भी अलग अलग स्कूल्स में जहाँ ट्रेनिंग देने जा रही है टीचर्स को, वहां पर डिग्री का है ही नहीं उतना, वहां पर स्किल बेस्ड है सारा। रिवर साइड में गई थी ना हाँ, नवेदिता? रिवर साइड में है। और आप येलो ट्रेन स्कूल है वहां पर साउथ में। ज्यादातर में स्किल बेस्ड, स्किल एक्टिविटी, दो ही चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया ये क्वेश्चंस थोड़ा ये हाँ जी। अंतर्यामी स्वरूप प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे दो क्वेश्चन है, इफ आई एम टेकिंग सो लॉन्ग। माता जी, मैंने ये ध्यान से सुना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल बेस्ड है बेसिकली, केवल डिग्री बेस्ड नहीं। पर यूजली जब हम अखबारों और मैगजीन्स को उठाकर देखते हैं, हम ये पाते हैं इस तरह की न्यूज़ कि किसी एक बच्चे ने पुअर मार्क्स की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करा या वो डिप्रेशन में चला गया। इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में अराउंड 116th रैंक करता है 147 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चे को हैप्पी बनाने के लिए किस तरीके से करती है, ये मेरा प्रश्न है। स्किल तो हम बढ़ा रहे हैं, पर क्या हम उसे खुश भी मना रहे हैं? क्योंकि इवेंचुअली ये ना हो कि स्किल तो बढ़ जाए लेकिन बच्चे अंडर स्ट्रेस और टेंशन में रहे। इसके लिए हैप्पी क्लासरूम की व्यवस्थाएं हैं कि क्लास में बच्चा, और नाम ही दिया गया हैप्पी क्लासरूम, जहां पर बच्चे को बताया जा रहा है कि खुश कैसे रहना है। कंपैरिजन नहीं है वहां पर। साथ ही जो 360 वाला डिग्री मूल्यांकन है, वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं है। तो जब कंपैरिजन नहीं है, और उसको ऐसा नहीं है कि एक दौड़ में शामिल होना है, वो नहीं है, लर्निंग है। वहां हाँ, पर हैप्पी। जो भी इवेल्युएशन हो रहा है वो एग्जाम के थ्रू नहीं हो रहा है। रिटन एग्जाम पर बहुत फोकस नहीं है। रिटन एग्जाम के अलावा वहां पर आपको ऐसे मौके दिए जा रहे हैं जहां पर आप बोल पाए, कम्युनिकेशन कर पाए। साथ ही अपने टैलेंट को, अभी जैसे कौशल मेला है वो अरेंज हो रहा है। स्टेम है, स्टेम करके एक साइंस का है कि जो बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है वो वहां पर अपने प्रोजेक्ट दे रहे हैं। कौशल मेला है जहां पर बच्चे अपने कौशल के लिए जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है, कुकिंग में सीखा है या फार्मिंग में सीखा है, या जहां भी उन्होंने जो भी सीखा वो वहां पर अपना प्रोजेक्ट रख रहे हैं, तो वो वहां पर है। तीसरा एक जो शिक्षा नीति का है, जो आपने कहा तार्क की, स्किल बेस्ड और सुसाइड की, तो उसी के लिए बच्चे को तैयार करना कि तार्किक क्षमता, कि वो सोचे, अपने आप में ये सोचे कि वो अगर खुद उसकी जगह होता तो क्या करता। तो हम वो बच्चे को घर में भी शायद नहीं देते ना। घर में हम जैसे बता दिए कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करता है बच्चा, और नहीं करता है तो हमें लगता है कि वो गलत कर रहा है, हमारी बात सुन नहीं रहा है। तो वो मौके देना, उसके साथ ही साथ अब हर स्कूल में काउंसलर रखा गया है। कंपलसरी है, सीबीएसई ने ये कंपलसरी किया है कि एक काउंसलर होगा। जहां पर भी बच्चे को लगता है कि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जहां भी बच्चे को लगता है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जहां भी उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो काउंसलर के पास जाते हैं और बात करते हैं। तो वहां पे जहां पर वो प्रॉब्लम शुरू होती है वहीं पे उसको खत्म भी किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। तो वो कोशिश रहती है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी मैम, जी। हैप्पी क्लासरूम के ऊपर सीबीएसई टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है बहुत ज्यादा।
है ना, हाँ, कि कैसे हम अरे हैप्पी हुई है। क्लासरूम बनाए। ये पूरा एक एनईपी में पूरा एक ये संविधान है कि हाँ जी। क्लासेस को हैप्पी, हमें बच्चों को हैप्पी कैसे बनाना है। और एक चीज मैं और यहाँ ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने एक चीज बोली कि एपीएस में बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, बाकी स्कूलों में उतना नहीं हो रहा है। तो मैं 1 साल मैम के स्कूल में काउंसलर रह चुकी हूँ एपीएस में, तो वहां पे हमारी इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग्स होती थी। 135 आर्मी स्कूल्स हैं इंडिया में, तो उनका एक कौन सी जगह मैम, दिल्ली में? FDRC। हाँ, एफडीआरसी एक जगह जो सारा पूरे 135 स्कूल्स देखते हैं, तो उनके वहां से ट्रेनिंग्स होती हैं। तो काउंसलर्स और स्पेशल एजुकेटर्स की जो ट्रेनिंग है वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करवा रहे होंगे जो ये लोग करवाते हैं। इतनी इंटेंसिव, 1 हफ्ता छुट्टी मिलती है, उस 1 हफ्ते में सुबह से लेकर रात तक आपको बिठा के वो पूरा ड्रिल करते हैं, पूरी ड्रिलिंग है। और काउंसलर्स की तो इतनी ज्यादा ड्रिलिंग है कि आपको बहुत अप टू मार्क होके और सब कुछ काउंसलिंग स्किल्स में एकदम बढ़िया होना चाहिए। इंटरव्यूज इतने टफ हैं काउंसलर्स के, बड़े बड़े दिग्गज लोग आते हैं, वो वहां पे सिलेक्ट नहीं होते, साइकोलॉजिस्ट, है ना। तो ये हैप्पी क्लासरूम्स के ऊपर तो बहुत फोकस करते हैं, काउंसलिंग के ऊपर पूरा एनईपी और एपीएस में दोनों को बोलूंगी कि बहुत फोकस करते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो हैप्पी क्लासरूम्स का तो बच्चों के हैप्पीनेस के लिए ही ये सारा किया जा रहा है, क्योंकि बाकी स्टडी जो फॉर्मल स्टडी थी वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल थी, है ना। ओके। माता जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। माता जी, एक सेकंड प्रश्न है मेरा, कि हम लोग देखते हैं कि बच्चों में ना बहुत छोटी उम्र से उनके इंस्टिंक्ट्स हमें दिख जाते हैं। बहुत छोटी उम्र से, मतलब 5-6 साल से हमें लगने लगता है कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। स्कूल लेवल पर बच्चों का ये जो हाइपर पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स होता है, ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिकॉज यूजुअली स्कूल्स वही टीचर रखते हैं जो आसपास अवेलेबल होते हैं। अब मान लीजिए किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो अब बच्चे से क्या ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो दूसरा स्कूल चुने? तो वो तो ऐसी, जरूरी नहीं हाँ, हो। नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में होता है गेस्ट फैकल्टी बुलाई जाती है कि अगर बच्चे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और ऐसे कुछ बच्चे हो जाते हैं, तो गेस्ट फैकल्टी बुलाई जाती है। वो आकर के उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उनका एग्जाम फिर कराया जाता है, या उन्हें लगता है कि हमें बाहर जाकर के करना है तो वो पूरा कराया जाता है। साथ ही एक और चीज यहाँ पे होती है कि जो बच्चे के, जैसे आपने बोला कि बच्चे में हमें दिख जाता है कि ये बच्चा इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि 6 साल के बच्चे को कुछ और पसंद होता है, लेकिन जब वो 8 साल या 10 साल पर आता है तो उसकी पसंद बदल जाती है ना। लेकिन अब उस समय हम बच्चे को रोकते नहीं है कि अगर तुम्हारा, अब जैसे बच्चा शुरू में खेलता है कि बैडमिंटन खेल रहा है, फिर उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट आ गया, फिर उसे म्यूजिक में अगर इंटरेस्ट आ गया, तो वहां पर उसे सारी चीजें, अब जैसे 6 to 8 में क्लब्स बनाए गए हैं कि क्लब की व्यवस्था है, तो बच्चा 2 क्लब में भी पार्टिसिपेट कर सकता है अगर 2 चीजों में इंटरेस्ट है। अगर उसको 6th में उसने देखा कि मैंने इको क्लब में लिया है, उसके बाद उसे लगता है कि फोटोग्राफी क्लब में जाना है, तो वो चेंज कर सकता है। ऐसे ही कौशल वाला जो है, जो कौशल स्किल वाला है, उसमें भी वो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। लेकिन कोडिंग को कंपलसरी किया गया है कि वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा विकसित होने वाली है, तो वो सबको आनी चाहिए। एआई सबको पता होना चाहिए, कंप्यूटर सबको आना चाहिए। कंप्यूटर में एआई सब्जेक्ट रखा गया है, पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अभी एआई से रिप्लेस किया गया है। तो वो करने के लिए बच्चों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को विकसित करने के लिए, उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए, उसको पंख देने के लिए पूरे अवसर दिए जाते हैं, पूरे मौके मिलते हैं उन्हें कि वो कर सकें। माता जी, इसमें मेरा एक और आगे चल के एक प्रश्न है। कई बार बच्चे क्या है, जो वो स्पोर्ट्स या आर्ट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को, जैसे कि आप कई बार देखते हो कि किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट है,
उसे बचपन से ही क्रिकेट खेलना है, उसे पढ़ने में नहीं है इंटरेस्ट। अब पर जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा बना है कि आपको सर्टेन सब्जेक्ट पास करने ही पड़ेंगे, और हम्म पेरेंट्स की भी उम्मीदें रहती हैं कि अच्छे मार्क्स से पास करने पड़ेंगे। पर उस बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है, उसका स्पोर्ट्स में ही है या आर्ट्स में है। तो ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई स्टैंडर्डाइजेशन है कि भाई चलिए आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हम आपको स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म देंगे, और आप जैसा परफॉर्म करें स्पोर्ट्स में आपको वैसे आगे चल के करियर भी बनाना है। तो क्या वो हम्म उससे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि सिर्फ थ्योरेटिकल या सब्जेक्ट्स की एजुकेशन कंपलसरी ना हो, आर्ट्स या स्पोर्ट्स या बाकी जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उसको भी इक्वल स्टैंडर्ड पर रखा जाए। मैम का खुद का बेटा ही बैडमिंटन प्लेयर है, तो मैम बहुत अच्छे से बताएंगी कैसे ये पॉसिबल होती हैं चीजें। नहीं, थैंक यू। पर इसमें मैं ये कहूंगी आपको प्रभु जी कि पढ़ाई के साथ अब डिग्री के मार्क्स नहीं देखे जाते फिर। और बच्चा जब स्पोर्ट्स खेलता है और वो पता है उसे कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ और कर रहा हूँ और मुझे अपना टैलेंट निकालने का मौका पूरा मिल रहा है, तो वो इतना तो पढ़ लेता है कि वो पास हो जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो 90% नहीं लाता या 95% करके टॉप नहीं करता, लेकिन वो उतना कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे बेसिक करना है, और बेसिक करने के बाद उसे वहां पर मिल जाएगा, और उसे स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है। तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केवल खेलना या प्लेयर बनना ही नहीं है। पीएचई को 11th-12th में शामिल किया गया है। पीएचई में करके वो पीएचई टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, स्पोर्ट्स काउंसलर भी बन सकता है, स्पोर्ट्स लेकर के वो आगे साइकोलॉजी में भी जा सकता है। तो स्पोर्ट्स को भी हम, और स्पोर्ट्स कोच बन सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो कर सकता है। और स्पोर्ट्स के बारे में लोग राइटर बन जाते हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में ही बच्चों को, क्योंकि बताने के लिए भी उन्हें चाहिए जो स्पोर्ट्स के बारे में किताबें लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को मौका नहीं मिलेगा। और कैम्ब्रिज अभी हमारी उसमें तो जो चीजें आई हैं अभी शामिल की जा रही है, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और उसमें तो स्कूल्स में बच्चे को ये कहना मना है कि तुम ये निकालो और पढ़ो। हाँ, और वहां पे आपको ऐसा क्रिएट करना है, माहौल क्रिएट करना है कि बच्चा अपने आप वहां तक पहुंचे। ये टीचर का वो है। और आज टीचर का नाम भी बदल दिया गया है। वो टीचर नहीं है, टीच नहीं करना उसे, वो सिर्फ एक फैलिसिटेटर के रूप में है। उसे अब वही नाम दिया जा रहा है। तो अब टीच नहीं करना, हमें कुछ पढ़ाना नहीं है, हमें सिर्फ एक एनवायरनमेंट देना है बच्चे को कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके और वो खुद चुन सके। बहुत अच्छे। मैम हम एक प्रश्न और लेंगे और फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक सेशन और लें हमारा, क्योंकि अभी बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। क्वेश्चंस और आएंगे। मेरे को इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में। अक्षय गौर जी सुंदर प्रभु जी, आपका क्वेश्चन लेके फिर हम क्लास रखें। हाँ जी, थैंक यू माधुरी जी। थैंक यू माधुरी जी, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब आप बता रहे थे तो मुझे इसमें ये डाउट है, जैसे बच्चे के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है, तो हम बच्चे को एक स्कोप दे रहे हैं, ओपन स्कोप, बट कहीं ना कहीं इसको स्ट्रीमलाइन भी करना होगा। जैसे अगर मैं खुद की लाइफ में अगर मैं देखूं, जब मैं 25 साल का था तब मतलब मैंने 22 साल की एज में ना जॉब करना शुरू किया था सॉफ्टवेयर में। बट मुझे फिर भी लगता था कि नहीं, मैं फिजिक्स का टीचर बन सकता हूँ, तो मैं अलग अलग जगह इंटरव्यूज देता था फिजिक्स के टीचर बनने के लिए, अलग अलग। 25 साल की जो मुझे समझ में आ गया नहीं हो पाएगा, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमारे अंदर ये स्किल है, बट हमारे अंदर वो होता नहीं है। मूवीज वगैरह भी आएंगे तो पैशन को फॉलो करो, लोग करते हैं। हमें लगता है कि हमें पसंद है, पर हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं, हमारे अंदर कुछ और टैलेंट होता है ना, जो दूसरे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो फुल्ली ओपन एंडेड इकोसिस्टम जो आप बता रहे हैं, तो इसमें कैसे मतलब बच्चा पता कर पाएगा, है ना? जैसे मैं मतलब जब मैं पढ़ाई कर भी रहा था, तो उस टाइम पे हमें लगभग 2-3 ऑप्शन ही दिखते थे, है ना। जैसे मेरे पास पीसीएम भी था 11th में,
से तो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। डॉक्टर बनने के पैसे नहीं थे तो इंजीनियर बन गए। है ना, घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, बट सोसाइटी ने ये ऑप्शंस बताए कि भाई ये ऑप्शन है, ये कर लो। और अगर इस तरह के ओपन एंडेड इकोसिस्टम में जहाँ फिजिक्स के साथ में अकाउंटिंग ले रहा है, तो मतलब मतलब क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यू नो स्किल्स अच्छी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी बात है, बट कहीं जॉब भी मिलना चाहिए, या फिर कहीं अपना बिजनेस शुरू कर सके आदमी, राइट। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, बट उनको कोई कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो वो बहुत ही खराब स्थिति में घिसी पिटी जॉब कर रहे हैं, बेकार सी जॉब कर रहे हैं। सो मतलब ये ओपन एंडेड इकोसिस्टम में ये चीजें किस तरह से हैंडल होंगी? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इस चीज में मैं ऐसे बताना चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा टीचर बन सकता था और शायद सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, या मुझे मौका नहीं मिला। आज जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, या हमें जॉब करना है तो एक ही स्किल को लेके हम चलें, है ना। लेकिन हाँ, मेरा आप मतलब ये था कि जैसे हमें लगता है मेरा पैशन ये है ना, जैसे बच्चों की पैशन, अगर हाँ बात करें उनको हाँ मल्टीपल, हाँ, हाँ मेरा पैशन ये है, बट मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। जैसे फिजिक्स टीचर का मैंने हम्म एग्जांपल दिया था, हम्म मेरे अंदर फिजिक्स पढ़ाने में हम्म टैलेंट नहीं है ना, बट हम्म, मुझे लगता था कि मैं पढ़ा सकता हूँ हाँ मेरे अंदर। हाँ हाँ। लेकिन वही चीज मैं बता रही हूँ कि ये पैशन जो आपको फिजिक्स वाला आया या कहीं से भी आया, तो वो शायद आपके अंदर से नहीं था, वो बाहर से कहीं से इंप्रेशन में था। तो हम यही एनईपी शुरू में ही जब वो विद्या प्रवेश करा रही है, और 5 ईयर वाले में जो फाउंडेशन वाला है, वहीं पे वो देख रही है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, और उसे ये बताना, ये मौके देना कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। अगर आप देखो हमारे और आपके टाइम पे शायद ये सुविधाएं थी ही नहीं, हमें ये बताने वाला कोई था ही नहीं कि हमारे अंदर टैलेंट नाम की भी कोई चीज होती है। हमें ये वो बताया जाता था कि तुम सीखो, तुम पढ़ो, तो तुम्हारे अंदर सब आ जाएगा। लेकिन हम पढ़ते थे मैथ, समझ आती थी बायो अच्छे से। तो मैथ में आप देखो आज भी मैथ एक फोबिया बना हुआ है बच्चों के लिए। तो वो क्यों? क्योंकि वो हमने सबसे सुना कि मैथ मुश्किल है, तो बहुत चीजें हम बाहर से ले लेते हैं। और बाहर से लेने पर जब पीयर प्रेशर होता है या पेरेंट्स का होता है, या हम घर में देखते हैं कि ये इस फील्ड में गया है तो ये अच्छा कर रहा है, तो शायद मैं भी इसी को करूंगा तो मैं भी ऐसे ही बनूंगा, ऐसा सोच के, तो वो हम अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते। और इसी चीज को लेकर के जो स्कूल्स में आजकल टेस्ट कराए जाते हैं, कैरियर काउंसलिंग होती है, उसका एक तमन्ना टेस्ट टेस्ट तो हाँ एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, और एपीएस लॉन्च में किया है। बात भी हो रही थी हाँ जी, कि हमारे यहाँ कराया फॉलो जाता है, और हम करा रहे हैं ना हाँ तमन्ना टेस्ट। हाँ। तो वो है। दूसरा, एक सीबीएसई ने परख करके रखा है, तो परख एग्जाम लेता है, वो वहां पर भी वही देखता है कि बच्चा किस में ठीक जा रहा है, और क्या वो जिस लेवल पे हमें स्टैंडर्ड होना चाहिए वो उतने स्टैंडर्ड को मीट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। वो सीबीएसई साथ के साथ वो भी ले रही है। परख है, और केवाई एक और टेस्ट है सीबीएसई हाँ का, जी, वो भी है है जी। ना। केवाई है, तमन्ना है, परख है, और एक हाँ आप लोग बाहर के भी काउंसलर, एक ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया था अपने करियर हाँ काउंसलिंग हाँ के जी, लिए, है ना। हाँ तो जी। ये शुरू में जो मैम ने बताया कि फ्यूल, शुरू में, हाँ फ्यूल करके था। हाँ, फ्यूल 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 ऑर्गेनाइजेशन फ्यूल थी। था। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं टू नो दी करेक्ट इंटरेस्ट। तो इसमें जो करियर काउंसलिंग होती है प्रभु जी, उसमें ये सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए जाते हैं 14 साल की उम्र में। तो 9th-10th में ये सारे टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। एनसीईआरटी ने अपना निकाला है, सीबीएसई ने अपना निकाला है, और बाकी प्राइवेट करियर काउंसलर्स हैं। तो शुरू में जैसे मैम ने बताया कि छोटी क्लासेस में ही देखना शुरू कर देते हैं, वहां पे सारा एक्सपोजर देते हैं, वहां पे जो टैलेंट पता चल गया उसको पकड़ के उसमें आगे स्किल डेवलप करते हैं। और फिर आगे जाके, कि ऐसा नहीं है कि जो बचपन में देख लिया क्या पता वो चेंज हो जाए आगे जाके, तो फिर 14 साल की उम्र में ये सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट, और साइकोमेट्रिक टेस्ट इतने रिसर्च्ड हैं, और ये जितने भी हैं जैसे हम लोग जो करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। जो यहाँ पे एट प्रेजेंट चल रहा है वो तमन्ना जो टेस्ट है, ये स्पेशल इंडियन बच्चों के लिए निकाले हैं।
तमन्ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, जो कि एपीएस में तो हो रहा है, बाकी अभी स्कूल्स में इतना नहीं फॉलो हो रहा। तो उसमें मतलब डबल चेक होता है, तो कहीं गैप नहीं आ रहा। बचपन में देखा, उसके बाद डबल चेक किया जब बच्चा 10th कर लिया, तो वो एक चेंजिंग पॉइंट है कि कौन सा सब्जेक्ट्स आगे लेने हैं। तो उस हिसाब से और आगे पूरा फ्यूचर प्लान करते हैं कि ये 5 टॉप करियर ऑप्शंस हैं, इनमें से आप क्या क्या कर सकते हो, और उसमें पूरा आगे तक करियर, उसमें जॉब प्रोफाइल क्या होगी, क्या कैसी तरीके की जॉब होगी, 11th 12th के बाद कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है जिसके 11th 12th में तैयारी करनी है। तो वो बहुत डिटेल्ड होता है। मैंने एक सैम्पल रिपोर्ट आपको भेजी है अभी, आप उसको आराम से देख सकते हैं। हाँ, तो है ना, ये पूरा सुविधाएं हैं, है ना। हमने राइसेक और टेस्ट इसके तो सुना है, साथ, मैंने लिया भी है हाँ बच्चों का, तो जी, आई और थिंक इसके सिमिलर ही साथ है चीजें। साथ, हाँ, और इसके साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताई जाती है कि स्ट्रेंथ क्या है जिसपे हम और काम करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और वीकनेस पे कैसे हम काम करें कि वो हमारी दूर हो जाए। वो सारी चीजें भी है। और सीबीएसई में एक और चीज मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा वो किया गया है, कि पहले इनके स्कूल अलग हुआ करते थे, लेकिन अब सीबीएसई ने इंक्लूसिव को, मतलब कोई भी चैलेंज अगर बच्चे में है तो उसको भी नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ना और पढ़ाना है। अलग से अब उन लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सारे स्कूल इंक्लूसिव बनाए गए, सारी सुविधाएं वहां पर उन बच्चों को दी गई हैं, और स्पेशल टीचर रखे गए हैं। हर स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर है। पूरा नया तो उन, डिपार्टमेंट है उनका, हाँ जी, अलग उनकी ट्रेनिंग है। हमारी जो मेन लर्निंग नेविगेटर है वो स्पेशल एजुकेटर है मैम तानिया माती जी, हमारी जी, मेन लर्निंग नेविगेटर है। तो हमने भी ये हम्म, सुविधा रखी है जीकेएच पे, हम्म, कि हमारे भी इंक्लूसिव रहे, ये आगे फर्दर हमारा भी यही आइडिया था। तो इसलिए जी, तानिया माती जी की जो हस्बैंड है वो भी स्पेशल एजुकेशन में है, और उनकी मदर इन लॉ स्पेशल एजुकेशन की प्रिंसिपल रह चुकी है कॉलेज की। जी। तो ये तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अच्छे गौर सुंदर प्रभु जी, आपका और कोई फर्दर क्वेश्चन है, क्योंकि फिर हम नहीं, मेरा मेन यही था स्ट्रीमलाइनिंग का, क्योंकि मतलब सभी डायरेक्शन में जा रहे थे। क्योंकि जैसे मतलब राइसिक टेस्ट मैंने सुना था पहले, अभी जैसे आप लोगों ने बताया और बहुत तरह के हाँ लेवल टेस्ट राइसेक होते हैं, होता तो है, अगर और उससे हम हाँ, हाँ ये तो अगर तरीके, डायरेक्शन देंगे तो फिर ठीक है। हाँ ये सारा डायरेक्शन देने के लिए ये सारे टेस्ट एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं, और अब ये धीरे धीरे कंपलसरी हो रहे हैं स्कूल्स में। ओके। ये कंपलसरी है, कोई नहीं करे तो वो अलग चीज है। लेकिन जैसे मैम ने बताया कि जो काउंसलर है वो, उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री होना कंपलसरी है, और ये वाला लोगों को मालूम नहीं है। 2015 में मैंडेटरी हो गया था, इतने साल पहले। हम्म, 2015 में इस चीज को मैंडेटरी किया था, लेकिन आज भी स्कूल्स कई फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके। एपीएस एक्सेप्शनल है, वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, वो आगे निकल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भी बहुत रिस्की हो जाता है कि हम स्कूल्स कैसे भेजें बच्चों को, है ना। तो हम मैम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि एनईपी को हम जीकेएच प्लेटफॉर्म पे कैसे फॉलो करें। तो मेरे ख्याल ये डिस्कशन अभी बहुत लंबा, एक एक मीटिंग हमें और चाहिए आपसे ये सबको बिल्कुल, जानने कोई, के लिए, जी, कि आप बिल्कुल, थोड़ा हमें ये बताइएगा कि हम, जैसे आपने स्टेम का बताया, आपने ये कौशल मेला का बताया, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें उस नाम से नहीं, लेकिन हाँ फॉलो हो, हमारे लेसन्स में स्टेम आ रहा है। तो हम्म, ये सब चीजें हम और जानना चाहेंगे, और आप प्लीज मदद करिए जीकेएच की, कि कैसे हम एट पार रहें, हम, हमारे अंदर भी कोई कमी ना रहे। कमियां तो रहेंगी, लेकिन जितना नहीं, बेस्ट कर पाए, है ना। श्रुति बिल्कुल। माती जी और संचारी माती जी, आपके अगर कोई क्विक क्वेश्चन हो तो हम कर लें, नहीं तो हम मंडे तक अगर वेट कर पाए क्या। Just one simple question I had, that if we don't want our children to get into AI, is there an escape? संभव तो नहीं है।
मतलब किस एज तक हम रोक सकते हैं कि बच्चे को कंप्यूटर और नहीं कोडिंग में ना डाला जाए? नहीं नहीं, देखिए रोकना नहीं है, हमें बच्चों को बताना है कि एआई और कोडिंग क्या है, पर हमें उस पर निर्भर नहीं बनाना है। आज टेक्निकल युग है और हम तकनीकी से हटा नहीं पाएंगे, और अगर हटाएंगे तो बच्चा हमारा पिछड़ जाएगा और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में उपेक्षित महसूस करेगा। तो उसे जी। पता होना चाहिए, पर उसे ये भी, और उससे पहले जो फाउंडेशन स्टेज है उस समय उसकी इमेजिनेशन को थोड़ा बढ़ाइए आप, जितना आप डेवलप कर सकते हैं उसे इमेजिन करने दीजिए, और उसे महंगे खिलौने और उन सब की जगह आप वुडन ब्लॉक्स दीजिए, केवल ब्लॉक, और उसे खुद बनाने दीजिए। वो इमेजिनेशन में उसी की, वो किचन में आपने देखा होगा कि बच्चे इमेजिनेशन, ये किचन में चाय बन गई, खाना खा लो, चाय बना ली, जैसा वो आसपास देखता है वो सब करने की कोशिश करता है। वो इमेजिनेशन जितनी ज्यादा आप बढ़ा सकते हो वो बढ़ा दो, उसकी क्रिएटिविटी को निकलने दो आप। और एक टाइम वो, आप उसे इतना नींव उसकी मजबूत कर देंगे ना, तो एआई आ जाए या कोई और कोडिंग आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया है और इतना उसका बेस स्ट्रांग है। तो आप डरो नहीं एआई से, एआई कोई वो नहीं करने वाला, लेकिन हाँ ये बात है कि हम उस पर निर्भर ना हो, उसे एक एज ए टूल की तरह हम काम करें, हम्म। एज ए टूल की तरह हमें रखना है। और वो आप भी रखो और बच्चों को भी उतना ही बताना है कि ये टूल है। जैसे घर में हमारी किचन में बहुत सारे टूल्स हैं, या इलेक्ट्रिक हम काम कर रहे हैं तो वो टूल्स हैं कि वो मदद करते हैं, वो सब कुछ नहीं है, वो चीजें हमें तो मतलब सिखानी है, तो आप डरो नहीं। 7-8 इयर्स तक हम कोशिश कर सकते हैं कि तब तक हम उन्हें ना एक्सपोज हाँ करें। हाँ, नहीं बताइए, उसे इंट्रोड्यूस कराइए कि एआई होता है, ये कोडिंग होती है, लेकिन ये हम्म। केवल एक हेल्पफुल, एक हेल्पर है हमारा ये, हमें उस पर डिपेंड नहीं होना है, वो हमें सिखाना है। और 7-8 इयर्स तक बच्चा समझ जाता है और उसके बाद वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। और हमारे ऊपर थैंक भी है यू। कि वो जैसे आसपास देखता है वैसे ही सीखता है, तो हम जब जी। करेंगे तो वो करे। थैंक यू मैम। श्रुति माता जी। थैंक यू माता जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये एनईपी के बारे में जानकर। मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है, 5th ग्रेड में आई है, क्योंकि ऐसा ही इम्प्रेशन था, हमने उसे सीबीएसई दिलवाया ही नहीं, उसे कैम्ब्रिज बोर्ड में रखा। तो जैसे आप एनईपी के बारे में बता रहे हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड यही सब चीजें फॉलो करता है। तो अब किन्हीं कारणों से हम चाहते हैं उसका स्कूल चेंज करें, लेकिन वो कैम्ब्रिज बोर्ड कहीं और इतना अच्छे से मिल नहीं रहा है पास में। तो और सीबीएसई हम जाना नहीं चाह रहे थे, बट आपके कहने से थोड़ा मोटिवेशन मिली है कि हम सीबीएसई को भी अब कंसीडर कर सकते हैं। बस एक बात जानना चाहूंगी कि कितना प्रेशर है स्कूल्स पे इसे फॉलो करने का, या कब तक लगता है कि काफी स्कूल इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? जो टारगेट है वो 2030 तक का है, अच्छा। और हाँ मतलब पूरी तरीके से हो जाएगा। जिस तरीके से बुक्स चेंज हो रही हैं, अभी 9th तक की बुक्स चेंज हो गई हैं, बहुत अच्छी नेक्स्ट बुक। ईयर, हाँ जी, और नेक्स्ट ईयर 10th की हो जाएंगी। ठीक है। और हाँ उसके बाद टीचर्स का 11th और 12th। एटीट्यूड, मेजर तो टीचर पे डिपेंड करता है माता जी कि टीचर बिल्कुल, क्या करा रही टीचर्स हैं। को, हाँ नहीं, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है टाइम टू टाइम। सीबीएसई ने 50 आवर्स ट्रेनिंग कंपलसरी की है। ट्रेनिंग में भी इतने सारे क्राइटेरियाज हैं, ये और पता होना चाहिए, वो पता होना हाँ चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। और बहुत और वो चीजें हैं। अभी हैप्पी क्लासरूम की मैं ही ट्रेनिंग करके आई थी, और मैंने ही अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रेन किया था। तो सीबीएसई की साइट से बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो चल रही हैं, और वो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। और सिर्फ कंपलसरी उन्होंने किया है कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू जॉब कहीं भी करना है तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए कि आपने ये कोर्स कर लिए। और क्या हम स्कूल से ये पूछ सकते हैं एडमिशन के टाइम पे कि क्या आपने इम्प्लीमेंट कर दिया एनईपी अपने यहाँ या नहीं, वो अब क्या स्टेटस है हाँ, आप, इस मैं ऐसे आपसे जानना चाहती हूँ वो कहाँ पर रहते हैं। गुड़गांव में? अच्छा हाँ, गुड़गांव में आपके काफी स्कूल्स में हो रही है फॉलो।
ठीक है माता आप जी। बात कर सकते हैं कि एनईपी में क्या क्या चल रहा है आपके यहाँ। आप बात कर सकते हैं कि स्किल कौन सा सब्जेक्ट आया है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। और गुड़गांव में तो कई स्कूल हैं अच्छे जो कर हाँ रहे जी हैं, फॉलो स्कूल, कर रहे हैं। हाँ स्कूल अच्छे हैं, बस ये इतना आइडिया नहीं था कि इतने चेंजेस के साथ में आ रहा है एनईपी। बहुत सारे चेंजेस आ बहुत चुके हैं। चेंजेस है, काफी हाँ, काफी और इम्प्रेसिव है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो आप कह रहे हो, बिटिया मेरी वहीं पे है, मुझे उसका आइडिया है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से ही काफी चीजें ली गई हैं जी जी यहाँ पर। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि काफी काफी मिलता जुलता है। हम्म। तो एक्टिविटी बेस्ड बहुत कुछ हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा, 2030 तक तो सब में आ जाएगा, और सबको कंपलसरी कर रखा है ये। अभी किसी का इंटरव्यू सुन रहे थे माता जी, वो वसंत वैली स्कूल के फाउंडर थे, तो उन्होंने बताया था कि ये अभी हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने प्रोजेक्ट, हर चीज का प्रोजेक्ट बनवा दिया बच्चे से और कि बनाओ और ये इस तरीके से लर्न करेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि हम बच्चे को इस चीज के लिए मोटिवेट करें कि वो इस चीज पे काम करे कि सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट हो, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करे, हाँ ना कि ऐसी वीकली प्रोजेक्ट्स पे काम करे। हाँ, नहीं नहीं, वही सस्टेनेबल लाइफ है, सोशल सर्विस है, वो इंक्लूड की गई है सीबीएसई में। अभी सीबीएसई खुद एक्टिविटी देता है कि सोसाइटी में जाकर के आप तंबाकू के अगेंस्ट रैली निकालो, सोसाइटी में आप अवेयरनेस लाओ, सोसाइटी में जो भी बुजुर्ग हैं, हमारे आर्मी में ही काम चल रहा है, एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, उनको आप सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस कराओ, उनको ट्रेनिंग दो। ठीक है, अच्छा वो ठीक। सारी चीजें, हाँ, वो सारी चीजें कराई जा रही हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड में जो दिया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है कि ये एक सब्जेक्ट है और उस पर प्रोजेक्ट बनाना है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो आया है कि एक वर्ड पे सारे सब्जेक्ट में वो बनाया गया, जैसे पानी पे बनाया गया। पानी पे बनाया गया, ठीक है। हाँ, है ना। तो ऐसे एक बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ इंक्लूड करना, और उसमें भी जैसे ग्रुप बना दिया, ग्रुप में बच्चे को, एक बच्चा हिंदी का बनाएगा, एक इंग्लिश का बनाएगा, एक मैथ का, एक साइंस का, एक एसएसटी का, ठीक है, और मार्क्स सबको मिलेंगे। ठीक है, तो एक पे लोड भी नहीं है कि सबको बनाना है, सबको बनाना है, ठीक है, और ठीक है। सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वो टीम वर्क भी ये बच्चे में आएगा। डेवलप की, टीम स्पिरिट भी होनी चाहिए, वो भी की जा रही है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट, आप जैसे कि एक प्रोजेक्ट आपने अभी तो ये भी कर दिया है कि 9th में आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है और 10th में आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो इतना अच्छा। टाइम भी वो रिसर्च के लिए दे रहे हैं कि आप रिसर्च करो, इस चीज पे ढूंढो। और जो स्टेम का मैं बता रही थी, वहां तो साइंस प्रोजेक्ट है कि साइंस प्रोजेक्ट, अगर आपको कुछ नया लग रहा है कि मैं ये मॉडल बना सकता हूँ, या मैं ये साइंस में ये नया क्रिएटिव कोई इनोवेटिव आइडिया मेरे पास है, तो वो सीबीएसई इनवाइट कर रहा है कि आप भेजो, और पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करता है सीबीएसई। ठीक है, ठीक है। और माता जी आपने बीच में बोला था कि बच्चे के पास अब ऑप्शन भी है कि 10th में बोर्ड ऑप्ट करता है या नहीं करता है। आपने नहीं, एक 10th में पॉइंट। नहीं नहीं, 10th में बोर्ड ऑप्ट तो करेगा, लेकिन 2 बार बोर्ड होगा। अच्छा अच्छा, संस्कृत ठीक है। के लिए, वो संस्कृत के लिए है कि वो अच्छा संस्कृत में बोर्ड देना चाहता है या नहीं, बोर्ड केवल अच्छा संस्कृत सब्जेक्ट के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता हाँ, जी। और अभी सीबीएसई ने 2 बार बोर्ड रखा है, और 2 बार बोर्ड एग्जाम ऐसे नहीं है। 2 बार बोर्ड एग्जाम भी इस तरीके से रखा है कि एक बार बच्चा जैसे एक साथ 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट नहीं तैयार कर पा रहा है, तो वो 3 सब्जेक्ट में एक बार कर लिया, बाकी 3 सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम कर रहा है। ठीक है, तो 2 बोर्ड सिस्टम किए हैं, इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, इस साल 2 बार बोर्ड एग्जाम हुआ है, 2 बार करेक्शन हुआ है। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता मैम, आपने बहुत ही बढ़िया क्लास ली है सबकी हमारी। थैंक यू। एक आपको ऑफ कोर्स मैं दोबारा चाहूंगी कि आप आए और बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस आंसर करें। अभी आई एम श्योर बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं। और एक चीज मैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैम, जैसे आपने बताया कि टीचर ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव हो रही है सीबीएसई की तरफ से कि कैसे एनईपी फॉलो किया जाए। तो यहाँ पे तो हमारा तो होम स्कूलिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे तो पेरेंट्स ही टीचर्स हैं। हम्म।
और अगर हम एनईपी के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं और आगे पूरा वो फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें भी वो सारे जो टीचर ट्रेनिंग वाले पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही बिल्कुल करवा रहे हैं सब चीज। तो क्या आप अगले सेशन में उसके ऊपर भी थोड़ा दृष्टि डालेंगे हाँ कि हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इन पेरेंट्स को, कि जो कि वो ठीक है। बच्चों हाँ को करवा पाए। जैसे करवा। कौशल मेला और स्टेम आपने जो बताया, तो स्टेम में भी कैसे कैसे करवा सकते हैं। और मैं हम्म आपको थोड़ा वो बताऊंगी कि हम कितना करवा पा रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, जी है ना, वो जी आपको मालूम ही है, लेकिन और मैं हाँ थोड़ा सा आपको बता दूंगी। तो क्या आप जी नेक्स्ट सेशन में हमें ये बता पाएंगे, और बाकी जितने भी हाँ जी प्रश्न हैं उनके आंसर। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, पेरेंट्स को क्या क्या चीजें किस किस पर ध्यान देना है वो सारा हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। और किस किस तरीके की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं वो जी हम यहाँ जी करा सकते हैं, हम जी। करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, वही वही आपसे हेल्प हो चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे चाहूंगी कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी, तो क्या आप एक रिएक्शन देके बता सकते हैं, अगर सब रेड हार्ट ही दे दे अनीता मैम के लिए, कि हमारा रिस्पांस क्या है, हमें ट्रेनिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।